सम्माननीय देशवासियों, मेरे मध्य प्रदेश के वासिंदों, बुद्धिजीवियों, न्यायपालिका से जुड़े सम्माननीय अधिवक्ताओं, युवा साथियों, मैं आज अत्यंत पीड़ा के साथ आपके पास इस संदेश को इस आशय के साथ भेज रहा हूं कि आप लोग देश हित में, समाज हित में रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएंगे। साथियों, क्या कभी आपने इस बात की कल्पना की होगी कि भारत सरकार इस देश में संविधान हत्या दिवस मनाने की तैयारी करेगा? भारत सरकार, अरे भाई, हत्या दिवस कभी मनाया ही नहीं जाता। हमारी संस्कृति में हत्या दिवस जैसे कहीं कहीं शब्द नहीं मिलेगा। संस्कृति शब्दकोश मैंने काफी पढ़ा है। मैंने महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे जैसे बंद दिमाग के व्यक्ति ने, बंद दिमाग के लोगों के नेता ने हत्या कर दिया था, लेकिन उस दिन को भी हम पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें इसी बात की इजाजत देती है। और याद करते हैं पुण्यतिथि के रूप में। उस दिन हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनके विचारों एवं कार्यों को याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लेते हैं। यही हमारी संस्कृति है। हत्या दिवस सेलिब्रेट करने का विषय नहीं है कि उसकी हत्या हो गई तो हम सेलिब्रेट करेंगे। शब्द तो देखिए, शब्दों का चयन कैसा हो रहा है, बहुत चिंता की बात है। संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस 3 बार बोलिए, केवल 3 बार। और 3 बार बोलते तक आपके मन में उथल पुथल होने लगेगी। संविधान जो हमारी जीवन शैली के लिए मार्गदर्शिका है, इस लोकतांत्रिक गणराज्य में हम जिस किसी कार्य को हाथ में लेते हैं उसके लिए अगर कहीं नियमावली है तो संविधान में है। हमारी जीवन शैली की सारी व्यवस्थाएं उस संविधान में निहित है। हमारी कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के तहत जो भी कुछ हो रहा है वो सब उस संविधान के आधार पर हो रहा है। कल्पना करिए, संविधान नहीं है, संविधान की हत्या हो चुकी है, संविधान मर गया है, अब हम बिना संविधान के हो गए, तो कुछ भी नियम नहीं है, हम बिना नियम के हो गए हैं, हम निरंकुश हो गए हैं। कुछ कहानियां
हमारे अध्यात्म में हिला देने वाली होती है। उसे जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे अपने बच्चों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते थे, लेकिन अपने बराबरी के लोगों के बीच में उस कहानी का आदान प्रदान जरूर करते थे। वो कहानी चली आती थी या आध्यात्मिक किताबों में, ग्रंथों में जहां उसका स्थान था। होली का उत्सव के दिन, उस रात में जब होली का दहन होती थी, तब हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की बात तो कहानी तो बताई ही जाती थी। इसके साथ साथ एक कहानी और जोड़ के बताते थे कि भगवान कामदेव, भगवान मनोज जिन्हें कहा जाता, उनका अंत कर दिया जाता है। तो उनका अंत होने के बाद लोग कैसे निरंकुश हो जाते हैं, बड़ी विचित्र कहानी है। उसका उल्लेख इस वीडियो के माध्यम से नहीं किया जा सकता और ना ही इतना समय है, लेकिन मैंने एक इशारा किया है। ये कहानी आप लोगों को मिल जाएगी और फिर क्या देवताओं ने क्या व्यवस्था दिया वो भी बात मिल जाएगी। ये कहानी जरूर हो सकती है, लेकिन उस कहानी के पीछे एक सार है, एक शिक्षा निहित है कि व्यवस्था, प्रावधान, नियमावली ये अगर खत्म हो जाए तो समाज निरंकुश हो जाएगा। भारत के संविधान की अगर हत्या हो गई तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी अव्यवस्था फैल जाएगी। लेकिन हत्या होगी कैसे संविधान की? संविधान कालजयी है, जीवन मृत्यु से परे है, एक ऐसी रचना है जिसे कोई मार नहीं सकता। उस रचना, कोई भी रचना, मैं लेखक हूं, 30 किताबें लिख चुका हूं, तो जब पुस्तक लिखी जाती है तो उसका विमोचन होता है। हम उसे विमोचन तो सामान्य बोलचाल में कहते हैं, लेकिन लेखक अधिकांश जानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एक प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा होना है कि इस दिन से ये रचना जीवंत रूप में सामने आ गई। हम ये मानते हैं। भारतीय संविधान 299 सदस्यों ने रात दिन मेहनत करके उसकी रचना किया, देश विदेश के तमाम संविधानों का अध्ययन किया, भारत के भिन्न भिन्न अंचलों में जाकर वहाँ के रहन सहन संस्कृति का अध्ययन किया, हमारे आध्यात्मिक परिवेश का अध्ययन किया, भिन्न भिन्न धर्मों का अध्ययन किया और सामाजिक रूप से जिस जिस प्रकार की दिक्कतें आती है उन दिक्कतों का निराकरण कैसे किया जाता है उन बातों का अध्ययन किया, रीति रिवाजों का तक अध्ययन किया और उसके बाद में तमाम तरीके के प्रस्ताव और सिफारिशें तैयार की। कई कमरे भर चुके थे और संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने उन सभी जो संकलित थी जितनी चीजें उनको संपादित किया और उनको लिपिबद्ध किया। बड़ा कठिन काम था उसको लिपिबद्ध करना और जो लिपिबद्ध करके भारतीय संविधान का एक रूप सामने आया। ये साधारण बात नहीं है। कुछ बातें ऐसी हो सकती है समय समय पर कि ये थोड़ी अप्रासंगिक हो गई है तो इसमें नया संशोधन किया जाए, तो संशोधन हुए हैं, संविधान में संशोधन हुए हैं। संशोधन होना कोई बहुत बड़ा आसमान फटने जैसी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। संशोधन होते आए हैं और आगे भी होंगे, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन संविधान की हत्या हो गई कहना यह अशोभनीय शब्द है, मर्यादाहीन है। संस्कृति इसकी अनुमति नहीं देती। भारतीय संस्कृति और मर्यादा को नकार कर अगर कोई सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति
कोई भी अनाप शनाप आदेश जारी कर दे तो उसे मान्यता नहीं मिल सकती। मित्रों, मैं ये जो बात कहने जा रहा हूं, ये 12 जुलाई को, गत 12 जुलाई 2024 को गृह मंत्रालय से संयुक्त सचिव जी पार्थसारथी के हस्ताक्षर से भारत का राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना की बात कर रहा हूं, जिसमें यह प्रकाशित हुआ कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करके संविधान की हत्या कर दी थी, इसलिए प्रतिवर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। उन्होंने ये बोला है, सेलिब्रेट। और वो प्रकाशित राजपत्र में प्रकाशित होते ही गृह मंत्री जी ने ट्वीट किया, उस पर रीट्वीट प्रधानमंत्री जी ने किया। बड़ी आश्चर्य की बात थी जब मैंने इसको पढ़ा, देखा। देश में कई बुद्धिजीवी वर्ग चिंतन मनन करने लगे, लेकिन कोई सामने आने को तैयार नहीं। मैंने 25 जुलाई 2024 को दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इस आशय की पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और मैंने कहा कि देश का संविधान कालजयी है, इसकी संविधान की कोई हत्या नहीं कर सकता। संविधान हत्या दिवस घोषित करना बिल्कुल गैर कानूनी है और सरकार को इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा था, पत्र का जवाब तो आज तक मेरे पास नहीं आया। मैंने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है। मैं नहीं जानता कि न्यायालय से अभी किस स्टेज पर वो मामला गया है, लेकिन सम्माननीय अधिवक्तागणों से बात की जाती है तो उनका कहना है कि न्यायालय इस पर एक्शन जरूर लेगा, क्योंकि 12 जुलाई को अध्यादेश जारी हुआ था, 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया, तो वो तो निकल गया था। अब 25 जून आ रहा है, तो अभी कल ही मुझे बड़े जिम्मेदार लोगों ने बताया, भाजपा के, जिसमें 3 विधायक, 2 सांसद, इन लोगों से बात हुई। इन्होंने बताया कि इस साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा और इसकी तैयारी बृहद लेवल पे चल रही है। हर शहर में, हर नगर में, हर कस्बे में संविधान हत्या दिवस मनाते हुए लोगों को बताया जाएगा कि किस प्रकार 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या कर दी थी। हमारा सवाल है उनसे कि भाई ये 50 साल पहले संविधान की हत्या हो गई थी, मतलब संविधान मर गया। हत्या होने के बाद तो मतलब मर गया। अगर कानून की किताब भी उठा के देखोगे, साधारण शब्दों में भी समझोगे, तो हत्या 302 का लगता है प्रकरण, हत्या के प्रयास 307 लगता है। हत्या का प्रयास की थी नहीं लिखा उनने, हत्या कर दी थी, मतलब मर गया वो। हत्या होने के बाद में कोई जीवित तो रहता नहीं है, तो संविधान मर गया। तो संविधान जब मर गया मानते हो आप, तो उसके बाद नया संविधान कैसे, कब बना भाई? नहीं बना, नया संविधान तो बना नहीं। तो फिर वो उसी संविधान के तहत आप शपथ ले रहे हैं, प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। न्यायालय में सारी प्रक्रिया उसी संविधान के तहत चल रही है, कार्यपालिका, विधायिका, सब कुछ उसी के तहत चल रही है। तो फिर ये कैसी दोहरी बात? आप बोल रहे संविधान की हत्या हो गई और उसी संविधान के तहत काम किया जा रहा है, नया संविधान बना ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों किया आपने? मैंने इसका अध्ययन किया। दरअसल जब हमारा देश का संविधान बना 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने इसको पारित कर लिया, इसको मान्यता दे दी। उसके ठीक 4 दिन बाद आरएसएस के मुखपत्र पे
में प्रकाशित हुआ कि भारतीय संविधान में भारतीय कुछ भी नहीं है, विदेशी संविधान की नकल है। यहाँ के संस्कृति में, इतिहास में जो नियम कानून प्रावधानों का उल्लेख है वो इसमें कहीं देखने को नहीं मिलता। और इसके साथ ही संविधान की प्रति जलाई गई आरएसएस, हिंदू महासभा, राम राज्य परिषद के द्वारा भारी विरोध हुआ। सड़क सड़क पर विरोध होने लगा, प्रदर्शन होने लगे। इन्होंने भारतीय संविधान को उसी समय नहीं माना और हिंदू कोड बिल के नाम पे जो तमाशा हुआ, सब बात की बात है, वो तो एक लंबी कहानी है ही। लेकिन आश्चर्य की बात ये, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने, जिन्होंने मेहनत करके संविधान बनाया था, उन्होंने ही उस संविधान को मान्यता दी। उस दिन को निकाल करके प्रधानमंत्री पहली बार बनने के बाद में नरेंद्र मोदी जी बड़े संविधान के प्रति भावना दिखाते हुए इन्होंने क्या कहा कि हम प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाएंगे। संविधान दिवस मनाने लग गए। तब तक इनको शायद किसी ने बताया नहीं कि भाई संविधान की तो हत्या हो चुकी है, आप संविधान दिवस मना रहे हैं। और आश्चर्य की बात ये कि वही आरएसएस जहां से निकले हैं हमारे सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, जहां से जुड़े हैं, निकले नहीं है, उसी में हैं। मतलब निकले इसलिए बोला कि वहीं से निकलते हुए इस पद तक पहुंचे हैं, लेकिन वही जुड़े हैं, निकले नहीं हैं, वहीं पर हैं अभी। और उस आरएसएस ने विरोध किया था, उसकी प्रतियां जलाई थी। पता नहीं किस सोच के तहत इन्होंने संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया। ठीक उसी तरह से जैसे इन्हीं के अपने नेता नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी और सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद बड़े गांधीवादी बन गए। गांधी 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 नाम लेने लगे, ये दिखावे के रूप में गांधीवादी भी बन गए। यह मैं भोपाल से बोल रहा हूं। यहाँ की सांसद प्रज्ञा ने तो महात्मा गांधी के बारे में उटपटांग बोल दी, गोडसे को महापुरुष बता दी। बोले मैं उसको माफ नहीं करूंगा। महात्मा गांधी ने, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि महात्मा गांधी के हत्यारे का गुणगान कर रही है और ये सब कर रही, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। प्रज्ञा सांसद को बोला, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। कैसे माफ नहीं करने की बात की हमें समझ में नहीं आया। बोले बड़ा विचित्र व्यवहार, आखिर ऐसे क्या। अब बात आती है आपातकाल। अरे भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में इस बात का उल्लेख है कि यदि भारत में कुछ लोग विदेशी ताकतों के इशारे पर अस्थिरता फैलाने का प्रयास करे, आंतरिक गतिरोध पैदा होता हुआ दिखाई दे, अस्थिरता का वातावरण बनता दिखाई दे, तब आंतरिक आपातकाल लागू किया जा सकता है। और युद्ध के दौरान बाह्य आपातकाल तो लगाया ही जाता है। 60 के दशक में भी लगाया गया था, 1971 में भी लगाया गया था, कोई नई बात नहीं है। 1971 में युद्ध के दौरान बाह्य आपातकाल लगा हुआ था। तो आंतरिक आपातकाल लगाने की घोषणा श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऐसी अचानक नहीं कर दी। उन्होंने देखा कि पोखरण में परमाणु परीक्षण के बाद में, पहले जब भारत पाक का युद्ध हुआ उसमें पाक के 2 टुकड़े हुए, तब उससे ही अमेरिका बौखलाया हुआ था। उनने कुछ लोगों को इसमें अस्थिरता पैदा करने के लिए भारत में भेज ही दिया था, अस्थिरता का वातावरण बनाने का प्रयास कर ही रहे थे। और जैसे इनने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो पूरी विदेशी ताकतें भारत पर ध्यान देने लगी, भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए षड्यंत्र रचने लगी। तब उस षड्यंत्र को इंदिरा जी ने समझा और उन्होंने सोचा यदि अभी कदम नहीं उठाया गया तो निश्चित रूप से इसके परिणाम बहुत गलत होंगे। और उन्होंने संविधान में निहित प्रावधानों के तहत आपातकाल लागू करने की सिफारिश मंत्रिमंडल की बैठक से में पारित करके राष्ट्रपति जी के पास भेजा और राष्ट्रपति जी ने आपातकाल लागू करने की घोषणा की।
अब बात आती है, ये बोलते हैं मीसा कानून, DIR, धन कानून का दुरुपयोग हुआ। अरे भाई, जब देश में युद्ध चल रहा था तो ऐसा जब भी किसी देश में सीमा में युद्ध चलता है तो वे आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने हेतु कानून बनाते हैं। मीसा कानून, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये 1971 में बनाया गया, 71 में लागू किया गया, 75 में नहीं बनाया गया था, ये गलत। DIR कानून, भारत रक्षा नियम, ये भी 1971 में बनाया गया, 1975 में नहीं बनाया गया, ये गलत। अब कार्रवाई किससे? मीसा के तहत कार्रवाई। तो भाई, अगर देश में आंतरिक व्यवस्था में खलल डाल रहे हो, अस्थिरता पैदा कर रहे हो, तब 1971 में लागू किया गया मीसा कानून के तहत भी कार्रवाई होगी, DIR के तहत भी कानून कार्रवाई होगी। और अधिकांश कार्रवाई निवारक निरोध अधिनियम के तहत की गई थी आपातकाल में। निवारक निरोध अधिनियम जो 107-16 की कार्रवाई, अधिकांश किसान जानते हैं कि दोनों पार्टी को में समझौता करने के लिए इस टाइप की कानून की धारा बनाई गई है कि भाई अगर कोई भी उपद्रव मचाए तो उसमें प्रकरण दर्ज हो जाता है और तो न्यायालय से उसमें कार्रवाई भी होती है। ये तो जो कानून बना था निवारक निरोध अधिनियम, ये तो उस समय का बना था जब देश का संविधान लागू हुआ, 1948 में इसके प्रावधान रखे गए थे। तो जब ऐसी आशंका हो कि कोई व्यक्ति अस्थिरता पैदा कर सकता है, उसके भाषण से, उसके व्यवहार से, उसके द्वारा न्यूसेंस क्रिएट करने से, उसके द्वारा किसी प्रकार की मीटिंग आदि करने से अस्थिरता पैदा हो सकती है, तब निवारक निरोध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती। बाद में शाह आयोग बना, शाह आयोग ने भी माना कि निवारक निरोध अधिनियम के तहत अधिकांश कार्रवाई हुई, मीसा के तहत भी हुई हो, लेकिन बस बात एक पकड़ के रख ली गई। कई पुराने लोग, मैं भी आपातकाल का बहुत पक्षधर नहीं हूं, सवाल ही नहीं उठता, कभी आपातकाल लगाना नहीं चाहिए और ऐसे हालात बनने भी नहीं चाहिए, लेकिन उस समय हालात बने थे इसलिए आपातकाल लगाया गया था। और जो बड़े बड़े नेता बनने के लिए आगे बढ़े थे, अनावश्यक रूप से बेरोजगारी थी नहीं, छात्रों का आंदोलन खड़ा कर दिया। इंदिरा जी एक के बाद एक कड़े कदम उठा रही थी देश को मजबूत करने के लिए। इंदिरा जी का विरोध करना था क्योंकि वे मानते थे ये पुरुष प्रधान देश में महिला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने उपद्रव मचा रखे थे, तो उसको दबाना था। भैया आखिर ऐसा माहौल क्यों बना? दूसरी चीज, पूरे राजा महाराजा पूंजीपति सब एकजुट हो गए थे इंदिरा जी के खिलाफ। क्यों हुए थे? बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, प्रमुख खनिजों की खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हो गया था, और राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार समाप्त हो गए थे। ये सब बौखलाए हुए थे, बौखलाहट में एकजुट हुए और इंदिरा जी को अलग करना है, इसलिए इन लोगों ने उपद्रव मचा रखे थे। और इनको सपोर्ट मिल रहा था उन प्रतिक्रियावादी शक्तियों से जो भारत का विकास देखना नहीं चाहते थे और भारत की नेत्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित करते हुए देखना पसंद नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने अस्थिरता पैदा करना शुरू किया था। उस समय आपातकाल जो लागू किया गया था उसे बिल्कुल गलत निरूपित नहीं किया जा सकता। अब बार बार बोला जाता है कि नहीं, कांग्रेस ने तो माफी मांग ली थी, कांग्रेस ने माफी मांग ली थी, इंदिरा जी ने माफी मांग लिया था। इंदिरा जी बहुत ही सहिष्णु नेता थी। उनका कहना था कि यदि आपातकाल के दौरान किसी भी नियम कानून के तहत कार्रवाई के नाम पर अति की गई होगी तो वे उसके लिए माफी मांगती। होता है, कई ऐसे कानून हैं, कई ऐसे प्रावधान हैं, जैसे SC/ST एक्ट का बात आती है। एक और तो SC/ST के लिए उनको अधिकार दिलाने के लिए, उन पर जो जाति हो रही है उस पर नियंत्रण पाने के लिए वो कानून बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरी ओर क्या है, उसका दुरुपयोग भी बहुत अधिक हुआ है। उसी प्रकार दहेज प्रकरण के मामले में, दहेज प्रकरण के मामले में नारी को दहेज के नाम पर परेशान करने की बातें बहुत शिकायत आती है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, और उसके लिए वो कानून बनाया गया। उस कानून का एक अच्छा पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि उसी कानून के दुरुपयोग की भी शिकायत बहुत आती है। तो उसी प्रकार मीसा हो, चाहे DIR हो, या निवारक निरोध अधिनियम हो, उसके दुरुपयोग की भी शिकायत आई होगी।
कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन संविधान की हत्या कैसे की है? संविधान में संशोधन करके, संविधान में व्यवस्था दे करके वो सब व्यवस्था की गई। संविधान का हत्या तो नहीं बता सकते उसको। मुख्य बात तो यह है कि संविधान की हत्या हुई ही नहीं, ना कोई कर सकता है, फिर संविधान हत्या दिवस क्यों? भाई चुनाव के पहले इन लोगों ने घोषणा किया था कि यदि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है तो संविधान बदल देंगे, नया संविधान बनाएंगे। भाजपा पूर्ण बहुमत में नहीं आई, मिलीजुली सरकार बनी, तो ये संविधान तो नया बना नहीं सकते थे। इन्होंने सोचा अब क्या करना चाहिए, तो बोले नहीं। उनके कुछ लोगों ने बोला आप संविधान हत्या दिवस घोषित कर दीजिए, जब ये पूरा वैश्विक लेवल पर संदेश जाएगा कि भारत के संविधान की हत्या हो गई तो नया संविधान बनाओ, तब ये उस दबाव में नया संविधान बनाने लगेंगे। तब डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान निर्माता कहलाते हैं, वो नहीं रहेंगे। इनका कोई RSS का व्यक्ति आकर के संविधान निर्माता बन जाएगा। और अभी हाल ही में कुंभ का मेला हुआ और उसमें ये बात सामने आ गई थी, बसंत पंचमी के दिन हिंदू राष्ट्र का संविधान का उद्घाटन, लोकार्पण किया जा रहा है और हिंदू राष्ट्र का संविधान बन चुका है। ये तरह तरह की बातें आते रही है। उसको मूर्त रूप देने के लिए कहीं ना कहीं बात सामने आई है, लेकिन बात तो सामने हुई है। कैसा संविधान बना है वो भी सब सामने आया है, कोई छिपी बात नहीं है। और RSS के जितने सरसंघचालक रहे, चाहे गुरु गोलवलकर जी हो, देवरस जी हो, अपने राजेंद्र सिंह जी हो, जितने रज्जू भैया, ये जितने हुए हैं, इन सब ने किसी ना किसी रूप में भारतीय संविधान का विरोध किया है। हर बार विरोध किए हैं कि संविधान में भारतीय कुछ नहीं है, ये भारतीय संविधान को मानते ही नहीं है हमेशा। और सबसे ज्यादा इनको चिड़ इस बात की है कि वो संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का नाम आता है, क्योंकि वे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और संविधान सभा के 299 सदस्यों के जो सिफारिशें थी उनकी, उन सिफारिशों को उन्होंने संकलित और संपादित करके हुए एक बड़े पुस्तक के रूप में, एक बड़े ग्रंथ जैसे मान के चला जाए, संविधान, भारतीय संविधान की रचना कर दी और उस रचना को पेश किया, तो वो भारत संविधान के निर्माता कहला रहे। वो बात भी इनको बर्दाश्त नहीं है, इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि नया संविधान बन जाए, उसमें मनमानी कर ले। अब नया संविधान कैसे बनाएंगे? उसमें नया संविधान में जो बसंत पंचमी के दिन जिसका लोकार्पण करने की बात की गई थी और जिन जिन ग्रंथों का उल्लेख किया गया था, उसमें नारी को 2ym दर्जे पे रखा गया है। नारी को समानता का अधिकार देने का विरोध किया गया है। यदि वो संविधान लागू हो गया तो नारी की वही स्थिति बन जाएगी, जो वंचित समाज है उनकी वही स्थिति बन जाएगी। मतलब क्या होगा? वंचित पुनः उसी दयनीय स्थिति में आ जाएंगे, नारी पुनः उसी स्थिति में आ जाएगी, नारी को स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं रहेगी। तो ये चीज चाहते हैं मनमानी करना, इसीलिए इन्होंने संविधान हत्या दिवस घोषित किया। और बाकायदा भारत का जो राजपत्र होता है वो संवैधानिक दस्तावेज होता है, उसमें जो भी प्रकाशित हो जाए वो कानून का रूप ले लेता है, नियम का रूप ले लेता है, व्यवस्था का रूप ले लेता है। आपने कैसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया, और जब राजपत्र में कोई चीज प्रकाशित होती है तो बाकायदा पिछले किसी धारा का उल्लेख किया जाता है, या संसद में कोई बड़ा संशोधन होता है उसका उल्लेख किया जाता है, विधेयक का उल्लेख किया जाता है, या कोई अध्यादेश लाया जाता है तो उस अध्यादेश का उल्लेख किया जाता है। उस आदेश में ना कहीं अध्यादेश का उल्लेख है, ना विधेयक का उल्लेख है, ना किसी कानून का उल्लेख है, फिर भी वो एक संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर से जारी हो गया, वो भी असाधारण राजपत्र में, साधारण में नहीं जो नियमित प्रकाशन होता हो। कितनी अव्यवस्था है। और अब ठीक है, घोषणा किए हैं, अभी साल भर होने को बाकी है, अब 25 जून आ रहा है। 25 जून की तैयारी भाजपा बड़े व्यापक रूप से करने जा रही है, चर्चा चल रही है सब जगह में, कैसे मनाएंगे संविधान हत्या दिवस। और ये इनको संविधान हत्या दिवस मनाते भी देश देखेगा। और ये आम लोगों को जिनको ये बात समझ में नहीं आएगी उनको पकड़ पकड़ के लाएंगे, आओ हमारे समारोह में शामिल हो और हम संविधान की हत्या करने वालों को कोसेंगे और संविधान की हत्या हो गई ये बताएंगे और तुम लोग ताली बजाओ, समर्थन करो। और जब तुम्हारा सबका समर्थन हो जाएगा तब हम नया संविधान बनाएंगे और वो हिंदू राष्ट्र का संविधान होगा। और वो हिंदू राष्ट्र का संविधान होगा तो उसमें जो वंचित समाज है, जिनको शूद्र आदि के नाम से ये बोलते हैं, जो कि शूद्र एक
जो वेदों में जो उल्लेख किया गया है, शूद्र का मतलब कोई नीचे ऊंचे जाति वाति की बात नहीं है। शूद्र का मतलब होता है सेवा कार्य करने वाले, और सेवा कार्य करने वाले जितने सरकारी प्राइवेट नौकरी जिसमें भी नौकरी में करते हैं, और तो और जो नेता बने बैठे हैं और वो बोलते हैं हम तो सेवक हैं, वो सब शूद्र हो गए उस परिभाषा के अनुसार को। लेकिन ये फिर वो नई परिभाषा डालेंगे जो बाद में पुराणों में जोड़ जोड़ करके सामने लाई गई है। फिर वो बोलेंगे नहीं तुम तो वंचित, तुम तो दबे रहो, पीछे रहो, तुमको आगे आने का अधिकार नहीं है, उनको दबा के रखेंगे। नारी को बोलेंगे कि पिता की संपत्ति में तुम्हें अधिकार नहीं मिल सकता, तुम कंधे से कंधा मिला करके नहीं चल सकती, तुमको पर्दे में रहना है। मतलब एक विचित्र टाइप का संविधान आ जाएगा, और इसी का प्रयास चल रहा है। बहुत दुखद है कि भारतीय संविधान की हत्या दिवस मनाना, और हमने जो इंदिरा ज्योति अभियान का शुभारंभ किया हुआ है 19 नवंबर 2024 को, हमने इंदिरा जी की 107वीं जयंती के दिन संकल्प दिवस के रूप में मनाया था, और 4 वर्षीय इंदिरा ज्योति अभियान का शुभारंभ किया है। उस इंदिरा ज्योति अभियान को शुरू करने के पीछे भी हमारा मुख्य उद्देश्य यही रहा कि ये जो इन्होंने संविधान हत्या दिवस घोषित करके इंदिरा जी के बारे में अनाप शनाप बातें बोलना शुरू कर दिया, ये हमको बर्दाश्त नहीं हो रही। और महत्वपूर्ण बात तो ये है, मैं उन्हें शक्ति स्वरूपा माता के रूप में मानता हूं। कोई भी पुत्र अपनी मां को अगर कोई गाली देता दिखाई दे तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे गुरु गोलवलकर जी ने तो खुद बोला था कि दुर्गा की अवतार है, अटल जी ने बताया था कि ये दुर्गा की अवतार है, तो सब लोग उनको दुर्गा की अवतार शक्ति स्वरूपा माता के रूप में मानने लग गए। यही तो भारतीय संस्कृति है। बड़े हिंदू बनकर के आप ढिंढोरा पीट रहे हो। हिंदू अगर बने हो तो भारतीय संस्कृति और मर्यादा को मानना पड़ेगा, अन्यथा आप हिंदू नहीं है, ढोंगी है, ढोंगी। ये ढोंगियों की बात सुनना ठीक नहीं है। तो ढोंगी ही इंदिरा माता को इस प्रकार के शब्द बोल सकता है। अगर इंदिरा माता के खिलाफ कोई ऐसे अभद्र शब्द बोलेगा तो बर्दाश्त तो कोई भी नहीं कर सकता। हमारे युवा सामने आएंगे और आगे जाकर के वातावरण हिंसक बन सकता है, इस बात की संभावना से नकारा नहीं जा सकता। हम हिंसा को बढ़ावा नहीं देना चाहते, हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, हिंसा से हमेशा नुकसान होता है। मैं अपने अनुयायियों को बार बार आग्रह करता हूं कि किसी भी प्रकार की हिंसा में या हिंसक आंदोलन में या हिंसक अभियान में भाग न ले, हमेशा बौद्धिक अभियान चलाए। बौद्धिक अभियान ही चला करके इनको परास्त किया जा सकता है। लेकिन कब तक बर्दाश्त करेंगे लोग जिन्हें दुर्गा माता के रूप में मानते हैं, शक्ति स्वरूपा माता के रूप में मानते हैं? यदि उनको उनके लिए अपमानजनक शब्द बोले जाए, संविधान की हत्या करने वाली बोला जाए, तो उसको लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने मां का अपमान कोई बर्दाश्त करने वाले नहीं है। तो मैं चाहता हूं, देशवासियों से मेरा आग्रह है कि वे शक्ति स्वरूपा इंदिरा माता का अपमान करने वालों को सबक सिखाने के लिए सामने आए और बौद्धिक अभियान चलाकर उन लोगों को माफी मांगने के लिए विवश कर दें।